आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे के अपन न्यूमेरिकल करेंगे और आगे के जो टॉपिक आएंगे अभिक्रिया वेग समाकलित वेग समीकरण, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना, तो उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो ये सब कुछ अपन निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि के द्वारा। यानी कि अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है वो अपने को पता होगा, तभी अपन उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। अर्धायुकाल किसे कहा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया उसमें उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उस अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदलने में जितना समय लगाता है वो उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। जैसे सपोज एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लो जापान है, उसमें जो है आपका जापान के दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका द्वारा जो है परमाणु बम है गिराए गए थे, तो उस परमाणु जो है बम गिरे थे उनका असर है वो आपका अभी तक भी उनका वहां पर असर है। क्यों? उसका कारण क्या है कि वहां पर उस अपन जानते हैं जो आपका परमाणु बम है उसमें भी आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के आधार पर जो है आपके वो परमाणु बम है उनकी अभिक्रियाएं वो निर्धारित होती है। क्यों? वहां पर भी अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो वो परमाणु बम जो गिराया गया उसमें जो है आपका कौन सा अभिकारक है वो काम में लिया गया, उस अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदलेगा, तब जाकर के वो अभिक्रिया है उसका क्या मिलेगा अपने को, अर्धायुकाल। वो अब अर्धायुकाल है आपका 5 मिनट भी हो सकता है, वो आपका जो है 10 मिनट भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 500 साल भी हो सकता है। यानी कि वो आपका जो है उनका निर्धारण है अपन किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, अर्धायुकाल का। यानी कि अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदलता है, उस अर्धायुकाल का अपन निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि से। और वहां से प्रश्न भी आपके काफी बार पूछे गए हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि का अर्धायुकाल या इस पर्टिकुलर अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, तो वो अपन ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की कोटि से। तो देखो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो अपन जानते हैं अपन किस में कोई सी भी अभिक्रिया में अपन किसके अणुओं को भाग लेते हैं, अभिकारक के अणुओं का ही अपन भाग लेते हैं, या उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर ही अपन उस अभिक्रिया का जो भी आपका वेग नियम, वेग निर्धारण जो है, वेग अभिक्रिया की कोटि सभी है उनमें अपन क्या भाग ले रहे हैं, अभिकारक के अणुओं का ही भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की एक परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होती है उनकी जो सांद्रता में जो नापने योग्य परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में जो नापने योग्य या मापने योग्य जो परिवर्तन होता है वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि। लेकिन ये तो आपकी थ्योरेटिकल रूप से परिभाषा है, इसमें अपन के क्या परिवर्तन हो रहा है उसको अपन एग्जैक्ट से समझ नहीं पाते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की और परिभाषा क्या हो सकती है, तो अपन जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में जो है आपका क्या होता है, जो अपन वेग समीकरण लिखते हैं, वेग समीकरण आपको निकालना होता है, तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग का समीकरण होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेग नियम भी बोलते हैं, उनमें जो सांद्रता पदों की जो घात होती है उनका जो योग प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में वेग के समीकरण या जिसको अपन वेग नियम बोलते हैं उनकी सांद्रता पदों की घातों का योग है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब सांद्रता पद कौन से लेते हैं तो वो भी आपको बता दिया पहले से कि अभिकारक की सांद्रता को ही अपने जो है लेते हैं। तो अपनी परिभाषा क्या बनेगी, किसी अभिक्रिया के वेग के समीकरण, किसी अभिक्रिया के वेग के समीकरण, वेग के समीकरण या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेग नियम बोल दो या वेग व्यंजक, एक ही चीज है। वेग के समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका मान पूर्णांक का मतलब पूर्णांक या भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि की क्या परिभाषा होगी, किसी भी अभिक्रिया का वेग का समीकरण, वेग का समीकरण अपन ने पता पढ़ रखा है, वेग बराबर के और अभिकारक के सांद्रता है उनकी घातों का योग है,
वो अपन उनके अभिकारक की सांद्रताओं को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को घात के रूप में दर्शाते हैं, तो वो अभिक्रिया की सांद्रता पदों की घात हो जाएगी, या वेग का समीकरण हो गया। तो वेग का समीकरण है उन वेग के समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग जो सांद्रताएं मापने योग्य होती है, यानी कि कुछ ऐसी सांद्रताएं होती है जो मापने योग्य नहीं होती, तो उनकी सांद्रता स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो कुछ भी दे रखा हो, लेकिन उस सांद्रता जो है उसमें मापने योग्य कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी सांद्रता 0 मान ली जाती है। तो उसके आधार पर यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो होगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को अपन वेग के समीकरण में उसको घात के रूप में नहीं दर्शा सकते एग्जैक्ट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, तो अपन देखेंगे जो है अभी अपन कोटि अलग अलग प्रकार की कोटि में देखेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसके आधार पर घात है वो अलग लेते हैं। तो वो जो उदाहरण आपके बुक में दे रखे हैं उसी के आधार पर उन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी अपने को डिटेल में वहां पर जाना नहीं है। और डिटेल में अपन है जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो वो आपका कंफ्यूजन है या वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि है उसका मान पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं अणुसंख्यता है वो हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है और आपकी जो है भिन्नों में भी आपकी प्राप्त हो सकती है। वो उदाहरण से देखते हैं। तो इसके लिए अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक उदाहरण है Ma प्लस का Nb प्लस का Lc, इससे आपका दे रखा है उत्पाद, ये अपने को अभिक्रिया दे रखी है। अब उत्पाद कोई सा ही हो अपने को कोई मतलब नहीं है, क्यों अपने को वेग समीकरण से मतलब है, और वेग समीकरण में अपन किसको सम्मिलित करते हैं, सिर्फ अभिकारक के अणुओं को अपन साथ में लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की पावर क्या होगी स्मॉल m, बी की पावर क्या होगी स्मॉल n और c की पावर क्या होगी स्मॉल l। अब इस अभिक्रिया का वेग समीकरण ये प्राप्त हो गया, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस l, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की अपने को कोटि निकालनी है तो उस अभिक्रिया का वेग का जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, वेग बराबर के वेग के समीकरण में सांद्रता पदों की जो घातों का योग होता है वो क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि आपकी कहलाती है। वो कोटि आपकी पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन दूसरी परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है कि उन सांद्रता पदों में जो अपन देखते हैं अभिकारक के अणुओं में सांद्रता में मापने योग्य जो परिवर्तन होता है उसी को अपन है अभिक्रिया के वेग के समीकरण में अपन सम्मिलित करते हैं। क्यों कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो कि अपन जिसको मापा नहीं जा सकता, ये अपन ने पाठ के जब स्टार्ट किया था वहां पर अपन ने समझा था कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार से भी होती है जिनमें अपन है इतनी जल्दी संपन्न हो जाती है कि उनमें अपन मापने योग्य परिवर्तन नहीं ले पाते हैं या उनके वेग को नहीं मापा जा सकता। तो अपने को सांद्रता पदों में मापने योग्य परिवर्तन है उसी को अपने को सम्मिलित करना है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक चाहे आपका किसी भी प्रकार से हो, अपने को वेग के समीकरण में फोकस करना है। तो ये होगी अभिक्रिया की कोटि। अब देखो इसके एग्जांपल पे आते हैं जहां से आपको ये और क्लियर होगा। तो अपन उदाहरण पे आते हैं। ध्यान रखना है अभिक्रिया का जो वेग का जो समीकरण होगा उनमें जो है वेग के समीकरण में जो सांद्रता पदों की जो घातें होती है वो घातें क्या होती है, उन घातों का योग जो करते हैं उसका योग ही क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे। तो देखो सबसे पहले जो है अभिक्रिया की कोटि में जो पहला प्रकार है वो आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनके एग्जांपल याद रखने हैं आपको क्या, यानी कि जो मैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में दे रहा हूँ वो अभिक्रिया आपकी जो भी उदाहरण आएंगे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको लेना है। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में आपको मिल जाए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देगा। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में पहला उदाहरण है आपका H2 प्लस Cl2 से आपका दे रखा है 2HCl। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये अपने को एक अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया के लिए अब अपन जानते हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, उस अभिक्रिया का वेग का समीकरण और उस वेग के समीकरण में जो सांद्रता पद होते हैं उनकी घातों का योग। सांद्रता पद में कौन से लेते हैं, हमेशा अभिकारक के अणु ही लिए जाते हैं। तो अभिक्रिया का वेग का समीकरण क्या हो जाएगा, वेग बराबर के सांद्रता पद कौन से अभिकारक लेना है, अभिकारक क्या है H2 और Cl2। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि उस सांद्रता में मापने योग्य जो परिवर्तन होता है उसी को अपन है जो है अभिक्रिया की कोटि के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो अपन जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो एक है यहाँ पर, तो इसकी घात यहाँ पर भी एक आ जाएगी, लेकिन घातों को फिर जोड़ेंगे तो ये कौन सी कोटि में चल जाएगी,
द्वितीय कोटि में चल जाएगी, जबकि ये होती कौन सी में है, शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब मापने योग्य जो परिवर्तन है वो आपको सम्मिलित करना है। ऐसे नहीं कि इसको देख के सीधा वेग समीकरण है दर्शा दिया, वो गलत हो सकता है। क्यों, मापने योग्य सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन है उसी को सम्मिलित करना है। अब पता कैसे चलेगा एग्जैक्ट ये कौन सी अभिक्रिया है, तो वो अपन जब न्यूमेरिकल में आपका वेग नियतांक की इकाइयां दे रखी होगी वहां से एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर मान लो आपको सिर्फ इतना ही दे दिया, ये भी नहीं दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एग्जैक्ट पता चलता है वेग नियतांक की इकाइयों से। तो देखो यहां पर इसकी पावर 0 है, यहां पर भी इसकी पावर 0 है, तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर सभी सांद्रता पदों के घातों का योग, इसकी घात 0, इसकी घात 0, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब साथ में अपन अणुसंख्यता भी देख लेते हैं, जो अपन ने पीछे की वीडियो में पढ़ा था। अणुसंख्यता क्या होती है, अपन जानते हैं अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक होती है। कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, 0 भी, 1 2 3 पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अणुसंख्यता हमेशा क्या होती है, पूर्णांक। अणुसंख्यता किसे कहते हैं, किसी भी अभिकारक में, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है वो आपकी क्या कहलाती है, उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। तो अभिकारक के अणु के कुल कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 1 2, तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो अगला एग्जांपल, 2NH3 से N2 + 3H2, तो ये अपने पास में अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बराबर के, अभिकारक को ही अपन लेते हैं, अभिकारक क्या है, NH3 और यहाँ पर सांद्रता पद घात कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो 2 है, घात यहाँ पर 0 ली है, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि अपन जानते हैं इसकी सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन है इस प्रकार से होता है, तो इसकी जो है घात है उसको अपन ने 0 लिया। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग हो सकता है, इसीलिए जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण दे रखे हैं उनको एग्जैक्ट याद करना है, क्योंकि एग्जैक्ट पता चलता है वेग नियतांक की इकाइयों से। अब देखो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो इस अभिक्रिया की अगर अपन कोटि की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि सांद्रता पद घात है उनका योग कितना है, 0 है, और कोई अभिकारक है नहीं तो 0 हो जाएगा। और अभिक्रिया की अणुसंख्यता की अगर मैं बात करूं तो अणुसंख्यता है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2। ये तो थे आपके उदाहरण हो गए शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के। अब आते हैं अपन प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरणों के। अगला जो है आपका प्रकार रहेगा वो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, उनके उदाहरण पे आते हैं। तो पहला एग्जांपल आपको जो दे रखा है वो है आपका H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस प्रकार से जुड़ता है H2O प्लस का 1/2 जो है आपका H2O प्लस का 1/2 जो है O2। एक मिनट, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई आपकी, तो हाइड्रोजन है, एक मिनट, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 और 1/2, ठीक है, संतुलित है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन इस प्रकार से होता है H2O प्लस 1/2 O2 से। अब देखो इस अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिखते हैं, तो वेग बराबर अपन जानते हैं, वेग में अपन किसको सम्मिलित करते हैं, अभिकारक के जो है अभिकारक के अणुओं को इस सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं। तो वेग बराबर K और H2O2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो अभिक्रिया क्यों, ये तो अपन लेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर अपना 1 था, यहाँ पर भी 1 आ गया, लेकिन जरूर नहीं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी सांद्रता पदों की घात के रूप में, क्यों नापने योग्य परिवर्तन को लेते हैं, इसलिए जो ये उदाहरण दे रहे हैं एक बार इनको आपको इसी प्रकार से याद रखना है, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर उदाहरण आएंगे और वेग नियतांक की इकाइयां आपको दी हुई होगी, या जब प्रश्न पूछेगा तो वेग का समीकरण दे रखा होगा और उसी से पूछेगा ये कौन सी कोटि की प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, या फिर कुछ उदाहरण हैं जो आपको पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो वो तो एग्जैक्ट याद ही करने हैं, तो वहां से भी पूछ सकता है सीधा, यानी कि ये अभिक्रिया देके भी पूछ सकता है, क्यों ये आपकी बुक में आ रखी है ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, तो वो पहले से निर्धारित हो रखे हैं, तो उनको आपको याद रखना है। अभिक्रिया का वेग का समीकरण ये हुआ, तो अभिक्रिया की कोटि है, आप जानते हैं कि यहाँ पर है इसकी घात है 1, तो अभिक्रिया की कोटि कितने हो जाएगी, 1। अगर मैं इसकी अणुसंख्यता की बात करूं तो अणुसंख्यता भी इसकी अपनी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्यों भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, आपकी अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगली अभिक्रिया में अपन देखते हैं 2Cl2
O7। इसमें अपन देखते हैं कि ये कौन से प्रकार की कोटि का उदाहरण है, अभिक्रिया है। तो अपन देखते हैं 2Cl2 प्लस का 7O2, ये अपनी अभिक्रिया होगी। वेग समीकरण अपन लिखते हैं, तो वेग बराबर क्या होगा, KCl2O7, और कुछ नहीं दे रखी है, इसकी घात तो कितनी हो जाएगी 1। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को यहाँ पर नहीं लेके आना है, क्यों मापने योग्य परिवर्तन है उसी को अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की अगर मैं बात करूं तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, पावर कितनी है, 1 है। वेग के समीकरण में पावर कितनी है उसको शामिल करना है, नहीं कि इस अभिक्रिया में उसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, वो वेग का समीकरण, यही आपकी परिभाषा लिखा रखी है। अभिक्रिया की कोटि होगी 1, लेकिन अपन देखते हैं अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी। अणुसंख्यता कितनी होगी, 2, क्यों भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता होती है, लेकिन कोटि क्या होती है, उस अभिक्रिया का वेग का जो समीकरण होगा उसमें सांद्रता पदों की जो घात हो रही है उनका योग है, वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो ये आपका दूसरा उदाहरण। और भी उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण जो है Cl2 SO2 Cl2 से SO2 प्लस का Cl2। तो यहां पर अपन अगर वेग के समीकरण लिखें तो वेग बराबर क्या होगा, KSO2 Cl2, और यहां पर जो है अभिक्रिया की कोटि है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 1, और अणुसंख्यता भी आपकी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हो गए आपके कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया उदाहरण में अपन क्या देखते हैं, वेग का समीकरण है, उसमें सांद्रता पदों की घातों का योग, तो अभिक्रिया की कोटि, और भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हो गए। अब आते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण पे। अगला जो प्रकार है वो है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में जिस पहला उदाहरण आपका ये हो गया 2HI से H2 प्लस I2। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो वेग बराबर K और HI की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि, अब तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाना चाहिए। अभिक्रिया की सांद्रता पदों की घातों के योग, सांद्रता पद घात ये है, यही मापने योग्य परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और ये पावर बराबर होगी। अभिक्रिया की कोटि 2 रहेगी, और अणुसंख्यता भी है, अणुसंख्यता है वो भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे NO प्लस 2NO2, 2NO2 से क्या हो जाएगा, NO2 प्लस O2, या 2NO प्लस O2, ठीक है। 2NO2 यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस का O2 है, ऑक्सीजन में टूटता है आपका इस प्रकार से। तो इस अभिक्रिया का वेग का समीकरण, तो वेग बराबर K और NO2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये अभिक्रिया की कोटि है वो आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि हो जाएगी, और अणुसंख्यता है वो भी आपकी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। क्यों, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अणुसंख्यता, और वेग के समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जो आपकी भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं होती है। तो भिन्नात्मक, साथ में बताया था अभिक्रिया की कोटि ये पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी। हालांकि भिन्नात्मक के प्रश्न है आपके कम पूछे जाते हैं, तो भिन्नात्मक का भी अपन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है आपकी भिन्नात्मक कोटि में, अपन देखते हैं भिन्नात्मक कोटि या आंशिक कोटि भी इसको कहा जाता है। तो जैसे मान लो H2 प्लस Br2 से 2HBr, इस प्रकार से दे रखा है। वेग का समीकरण अपन लिखते हैं, तो वेग बराबर K, और इस वेग का समीकरण इसका इस प्रकार से प्राप्त होता है, Br2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी कि इस अभिक्रिया अपन क्या देखते हैं, इसमें तो अपनी सांद्रता है उसमें पूरा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन Br2 की सांद्रता में आपका मापने योग्य परिवर्तन है आधा ही हो पाता है। तो इस स्थिति में आपकी अभिक्रिया की जो कोटि प्राप्त होती है, क्यों अपन जानते हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वो जो वेग का समीकरण प्राप्त हो रहा है उसमें जो सांद्रता पद है उनकी घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी, इसकी मतलब घात कितनी है, 1। यहाँ पर घात दे रखी है कितनी, 1/2, तो कितनी हो जाएगी, 3/2। तो इस अभिक्रिया की कोटि आपकी कितनी होगी, 3/2, जो कि कौन सी कोटि है, भिन्नात्मक प्रकार की कोटि है।
और अनुसंख्यता है आपकी 2 हो जाएगी। अनुसंख्यता कितनी होगी 2, जो कि हमेशा किसके रूप में रहती है, पूर्णांक के रूप में रहती है। तो ये तो था आपकी जो है कोटि की अलग अलग प्रकार, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं और भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं। जो उदाहरण दे रखे हैं उनको याद रखना है। वेग के समीकरण में जो सांद्रता पद होते हैं उनकी घातों का योग, या फिर सांद्रता पदों में जो है मापने योग्य जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब देखो इसके अलावा जो पीछे के वीडियो में अपन ने जटिल अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जटिल अभिक्रियाओं में अपन ने क्या देखा था, अभिकारक के अणुओं की संख्या अगर मान लो 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, तो उस स्थिति में अपन उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता नहीं ज्ञात की थी, तो ज्ञात नहीं हो पाई थी। उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, उसके वेग के नियम से अपन उसकी अणुसंख्यता पता करते हैं। और फिर ये भी एक चीज ये भी और अपन ने देखी थी कि इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या है आपकी 3 या 3 से अधिक होती है, उस स्थिति में वो अभिक्रिया एक पद में नहीं संपन्न होकर के क्या होती है, भिन्न भिन्न पदों में संपन्न होती है, यानी कि 1 से अधिक 2 या 3 पदों में वो संपन्न होती है। और जो धीमी गति का पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है, और वहां से अपने को वेग समीकरण मिलता है, जिससे अपन क्या करते हैं, उसका जो है अणुसंख्यता और उस अभिक्रिया की क्या करते हैं, कोटि का निर्धारण करते हैं। तो उसके बारे में और इस कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण, यानी कि आप वेग नियम से कैसे पता करोगे, एकदम से आसान है। अगर वेग नियम आपको पता चल जाए तो उस अभिक्रिया की कोटि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो जनरली क्या होगा, ये वेग नियम है, आपको जो है एग्जांपल पूछेगा, वहां पर वेग नियम का समीकरण है दिया हुआ रहेगा, या फिर नहीं दिया हुआ रहता है तो वेग नियतांक है उसकी इकाई आपकी दी हुई रहेगी, और इकाई भी नहीं दे रखी होती है तो वहां पर दिया हुआ रहेगा कि ये शून्य कोटि की या प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो उसके बारे में अपने विस्तार पूर्वक चर्चा है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।